हेलो गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल। अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपने मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार दिया, इसी तरह हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हमारा जो लेक्चर 2 है उसमें हम पढ़ेंगे अपनी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस 999 रुपीज वाले कोर्स को परचेस नहीं किया है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 1 ई बुक, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के मटेरियल्स हैं, तो गाइस प्लीज हमारे इस कोर्स को परचेस करिए और एफसीआई एग्जाम को क्लियर करिए। ठीक है, तो आइए आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है। अगर इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। अब किसी भी बॉन्ड के बनने से उन दो एटम्स के बीच की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन उस स्टेबिलिटी के बढ़ने से वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। मान लीजिए मैं एजुकेटर हूं और आप इसके सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमारे बीच में एक क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है टीचिंग का। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, या मुझे अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखते हैं लुईस सिंबल्स क्या है। लुईस ने बताया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर मान लीजिए ये हमारा लिथियम है और लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 1। जो लास्ट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गाइस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर टर्म्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा कि अगर लिथियम में हम एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है तो हम एक डॉट लगा देंगे। दिस इज नोन एज द लुईस स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये हमारा है बोरॉन, तो इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे 3 डॉट। कार्बन में 4 होते हैं तो 4 डॉट, फ्लोरीन में 7 होते हैं और इसी प्रकार नियॉन में होते हैं 8। उसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए, यहां पर है हमारा सोडियम का एटम और यहां पर है हमारा क्लोरीन का एटम। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और इसका है 287, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। इसके ट्रांसफर करने के कारण इसके पास अब हो जाएंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके भी आउटर कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, और इससे जब उनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है, इस प्रकार के बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इनको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड है वो डेवलप हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं कि मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर सोडियम मेटल है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 ये फैक्टर्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज आयंस। तो आयंस क्या होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे वाले इसमें देखा था, सोडियम का पॉजिटिव आयन बना था, यहाँ पर हमारा क्लोराइड का नेगेटिव आयन बना था। तो आयंस क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, जो भी एटम जो होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, उनको ही हम लोग बोलते हैं आयंस। ठीक है, जो पॉजिटिव कैरी करते हैं दीज आर टर्म्ड एज कैटायंस और जो नेगेटिव कैरी करते हैं दीज आर टर्म्ड एज एनायंस। याद रखिएगा, मेटल्स हमेशा बनाते हैं कैटायन और नॉन मेटल हमेशा बनाते हैं एनायन, लेकिन उसका जो एक्सेप्शन है वो है आपका हाइड्रोजन। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड के। सबसे पहला जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड इन नेचर होता है। ठीक है, दूसरा है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई रहते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की हमको जरूरत पड़ती है यहाँ पर। और ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं जैसे कि वाटर, लेकिन इन सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि बेंजीन। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो गाइस क्या होता है, क्रिस्टल होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब पहले इसको समझ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन का है
यहाँ पर क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, यहाँ पर भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब देखिए अगर ये क्या करे, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और ये वाला क्लोरीन एटम भी क्या करे, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसके पास भी क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा इट इज टर्म्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जिस भी प्रकार का बॉन्ड डेवलप होता है उस बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं गाइस कोवेलेंट बॉन्ड। सपोज करिए आप हो, जो ये आपका फ्रेंड है, आप टिफिन लेके आते हो, वो भी टिफिन लेके आता है, लेकिन होता क्या है आप अपना पूरा का पूरा टिफिन इसको दे देते थे, आपको भूख नहीं लगती थी। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग आपके बीच में डेवलप हो रही है वो कहलाती थी आयोनिक बॉन्डिंग। लेकिन क्या हुआ कि आप भी शेयर करके खा रहे हो, वो भी शेयर करके खा रहा है, तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग है वो होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद इन कोवेलेंट बॉन्डिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। जबकि अनशेयर्ड पेयर्स जो होते हैं दीज आर टर्म्ड एज लोन पेयर्स। जैसे देख सकते हैं आप कि ये जो यहाँ पर ये जो बीच में है, सेंट्रल में है हमारा, ये हमारा कहलाएगा बॉन्ड पेयर, और जो ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये कहलाएंगे लोन पेयर। आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये हो जाएंगे लोन पेयर्स और ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले बात याद रखिए कि ये लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो इनका अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी कम होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स का मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि दूर दूर मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो आसानी से टूट सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास ऑक्टेट रूल के बारे में हम समझेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है। तो देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड द एटम अटेन एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, पीछे वाली स्लाइड्स में भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कैसे ये लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, या फिर शेयरिंग के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से हो, गेन करके हो, लॉस करके हो, शेयर करके हो, बस उनको 8 इलेक्ट्रॉन या फिर फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। अगर वो ये फॉलो करते हैं तो वो ऑक्टेट रूल का भी पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज डायपोल मूवमेंट। तो सबसे पहले याद रखिए डायपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं। यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर हमारा, और ये रखा है माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। तो किसी भी एक चार्ज का और उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, वही हमारा कहलाता है डायपोल मूवमेंट। और जो गाइस इसकी यूनिट होती है वो होती है डेबाई। नेक्स्ट बात करते हैं रेजोनेंस क्या होता है। देखिए अब मान लीजिए ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर है, नीचे जो बना हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड की या किसी भी मॉलिक्यूल की हम सारी प्रॉपर्टीज किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए रहते हैं, उनके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स कैसे डेवलप होते हैं, जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होता है। सपोज करिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको जो दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड एक उठ के यहाँ पर चला गया, तो जो नेटिव बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है वो यहाँ पे आ गया, और उनके बीच में यहाँ पर अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। जबकि पहले क्या हो रहा था, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, ट्रांसफरेंस हुआ है, और यहाँ पर एक हमको मिल चुका है हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है, तो इसी टर्म को बोलते हैं रेजोनेंस। जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है और उन मोशन के कारण एक नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल के, कंपाउंड के, ऐसे स्ट्रक्चर हमारे कहलाते हैं गाइस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इस घटना को, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है, इसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में। और इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारे पास व्हाट इज
वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी को समझ लेते हैं कि व्हाट इज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का कई बार फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है। इस थ्योरी की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल की या फिर आयन की ज्योमेट्री को बता सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी एटम और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करना हो तो हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से काफी दूर दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हमेशा जो एक रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा, वो मिनिमम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर जो भी हमारा सेंट्रल एटम है वो सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं उसके पास, मींस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? रेगुलर होगी। याद रखिएगा, अगर सेंट्रल एटम के पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो डिसिमिलर एटम्स के हैं। इसका मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्डिंग बनी है, जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनकी ज्योमेट्री होगी रेगुलर। लेकिन मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना है, यानी डिसिमिलर एटम्स के बीच में बना है, तो यहां पर जो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारी रेगुलर। उसके बाद अगर हमारा सेंट्रल एटम सराउंडेड है बोथ बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर से, यानी उसके पास बॉन्ड पेयर भी है और उसके पास लोन पेयर भी है, तो इस प्रकार से जो ज्योमेट्री होगी वो कहलाएगी इररेगुलर। तीनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट थिंग, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रिपल्सिव इंटरेक्शंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। तो याद रखिएगा लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किसके बीच में होता है? बॉन्ड पेयर के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास VBT। VBT का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये किसके लिए बताई गई थी गाइस? कोवैलेंट बॉन्ड के लिए डिफाइन करी गई थी। इसके अंतर्गत क्या बताया जाता है कि अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा एक p ऑर्बिटल है और ये भी हमारा एक p ऑर्बिटल है। एक इलेक्ट्रॉन ये है इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन ये है। इन दोनों के समेशन के कारण जो नया हमारा ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। दोनों का स्पिन देखिए आप अपोजिट है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया हुआ था। और दोनों जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बना रहे हैं यहाँ पर हमारे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो याद रखिए कि हाफ फील्ड है, दोनों के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ओवरलैप कर रहे हैं और इस प्रकार से एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही थ्योरी हमारी बताती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके अंतर्गत दो प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें SS ओवरलैपिंग हो सकती है, SP ओवरलैपिंग हो सकती है या फिर PP ओवरलैपिंग हो सकती है। देखिए ये भी p ऑर्बिटल है हमारा, और गाइस ये भी हमारा क्या है? p ऑर्बिटल है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये हो रही है हमारी PP ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अब देखिए सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो काफी हद तक ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है किसमें? सिग्मा बॉन्ड में। जबकि पाई बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं यहाँ पर। सॉरी, 1 सेकेंड। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग इस प्रकार से होती है हमारी। सॉरी, ये सिग्मा बॉन्ड की है ओवरलैपिंग। तो अगर इसके पास एक हाफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और इसके पास हाफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो है ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है हमारे साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग होती है बिटवीन PP एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन द सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जबकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारी होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए मान लीजिए अगर s ऑर्बिटल है जो कि हमारा p ऑर्बिटल के साथ मिलना चाहता है। ठीक है, s ऑर्बिटल इफ कंबाइन विद द p ऑर्बिटल, तो इस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है? मिक्सिंग होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, और ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनर्जी का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।
यानी कुछ एनर्जी इसकी यहाँ पर जाएगी और कुछ एनर्जी इसकी यहाँ पर जाएगी। एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक नया ऑर्बिटल डेवलप होता है। मान लीजिए एक s का है एक p का है, तो एक नया ऑर्बिटल डेवलप होगा जिसको हम बोलेंगे sp ऑर्बिटल, ठीक है। और जिसका एनर्जी इक्वल होगी और जिसका शेप भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, दो ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए s है और दूसरा है p, दोनों मिक्स होंगे, दोनों के एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, कुछ एनर्जी s की जाएगी कुछ p की जाएगी। एंड ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अ न्यू ऑर्बिटल, जिसको हम बोल रहे हैं sp ऑर्बिटल, बनेगा नया, जिसकी एनर्जी लगभग सेम होगी s और p ऑर्बिटल के समेशन, और उसका शेप भी जो होगा वो सेम होगा। इस प्रकार से जो ये नया ऑर्बिटल बना है इसी को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये काफी स्टेबल होगा। उसके बाद अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, क्या है, उसके लिए हम लोग z की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच टू इट, कितने उसमें मोनोवैलेंट मतलब सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वाले एटम्स अटैच हैं, अगर उसमें प्लस नेगेटिव चार्ज है, माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 का यहाँ पर निकाल के दिखाया गया है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है वो है हमारा नाइट्रोजन, तो इसमें है हमारे 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि 3 जो हाइड्रोजन एटम है वो मोनोवैलेंट है हमारे, कोई नेगेटिव नहीं है कोई पॉजिटिव नहीं है। जब सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, और 4 हमारा जो होता है वो होता है sp3 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स क्या होते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एंड डेटिव बॉन्ड्स। तो देखिए कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स को जब हम तो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स में क्या होता है, यहाँ पर एक डोनर होता है और एक हमारा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो डोनर क्या करता है, एक्सेप्टर को डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और इसके कारण जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनिया जो है वो डोनर है, क्योंकि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है बोरोन ट्राइफ्लोराइड को। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ओजोन का मॉलिक्यूल है उसमें ये वाला जो ऑक्सीजन है बीच वाला, ये डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन एटम को। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये व्हाट इज द कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान समझिएगा। जब भी कभी हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ क्या होता है, बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग उनके बीच में बनती है उस बॉन्डिंग को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको हम लोग हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकते हैं फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि हाइड्रोजन एटम जब भी कभी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो टाइप्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वो दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो देखिए यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये मैंने दिया हुआ है किसका, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिसमें HF का ये मॉलिक्यूल है, HF का ये मॉलिक्यूल है, फिर HF का एक ये मॉलिक्यूल है और HF का ये मॉलिक्यूल है। तो अलग अलग HF मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड में जो होता है, सॉरी मैं यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, या हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनती है विद इन अ मॉलिक्यूल। तो उस प्रकार की बॉन्डिंग को हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं गाइस। मेटालिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ मेटल आयन within its sphere of influence. Electronics theory of metallic bond explains the number of properties of the metal. तो जब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वो होती है आयनिक बॉन्ड की, उससे कम होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, उससे कम होती है मेटालिक बॉन्ड की, और सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो मानी जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है जो कि पेपर के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये था हमारा पूरा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड चैप्टर। यहाँ पर हमने सारे एक एक माइन्यूट डिटेल्स में सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। हम लोग डेप्थ में नहीं गए, लेकिन बेसिक्स को हमने अच्छे से क्लियर किया। वही बेसिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वास्ट है, ज्यादा डेप्थ में कोई करने की कोशिश करने से बचे, और जितना भी आपका क्रिस्प कोर्स है उसको रेडी करें। इस सीरीज को लगातार देखते रहिए। हम इस सीरीज में
केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे और अगर हमें समय मिलता है तो हम इसकी एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करें तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, देन वी विल स्टार्ट अवर एमसीक्यू सीरीज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अपने दोस्तों को प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस, प्लीज, इट इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और खुद भी देखिए, सब्सक्राइब करिए दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू। हाँ, और हाँ, कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करते रहिए, मास्क लगाइए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।